हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दहेज के लालची समाज को आईना दिखाने वाली एक प्यारी सी प्रेम कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। वो हाथ जोड़े खड़े थे जैसे बेटी पैदा कर कोई गुनाह कर दिया हो, पर सामने खड़े इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पहले ही कह दिया था कि बिना बुलेट बाइक के शादी नहीं होगी, तो आपने बाइक का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। पर चौधरी साहब, आपने कल ही तो बाइक के लिए कहा, आज लगन लेके आना था, तो इतनी जल्दी कैसे हम इंतज़ाम करते। कल शादी हो जाए फिर बाइक भी दे देंगे, अपने ही तो बच्चे हैं। हम इतने बेवकूफ़ नहीं राजवीर जी, या तो आप बाइक लाओ आज के आज, नहीं तो कल बारात भी नहीं आएगी आपके दरवाजे। नहीं चौधरी, ऐसा ना करो। मेरी बेटी का क्या होगा अगर ये शादी नहीं हुई तो। वो सब हमें नहीं पता। यदि आपके पास बाइक के लिए पैसा नहीं तो मेरे बेटे की शादी आपकी लड़की से नहीं होगी। और ये जो सामान लाए हो इसे भी हमारे घर से बाहर रखो। राजवीर बहुत गिड़गिड़ाया, पर भरतवीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लगन समारोह में गांव के लोगों ने भी भरतवीर को बहुत समझाया, पर उसने किसी की नहीं मानी। थक हार कर राजवीर गाड़ी में सामान वापस रखवाना शुरू कर दिया। रह रहकर अपनी बेटी निशा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। आंखों में आए आंसुओं को साफ कर वो सामान वापस रखवा रहे थे। रिश्ता टूटने से राजवीर बहुत परेशान थे। इसी वजह से उनको चक्कर सा आ गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिरने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें संभाल लिया। ये रणवीर थे जो भरतवीर के पड़ोसी थे। पास ही में उनका घर था जो काफ़ी बड़ा और खुला था। रणवीर राजवीर और उनके साथ आए लोगों को लेकर अपने घर आए और उन्हें बैठाकर अपने बेटे दिवाकर को आवाज़ दी। दिवाकर, जो उस समय पढ़ाई कर रहा था, वो आवाज़ सुनकर नीचे आया और सबको नमस्कार कर पानी लेने चला गया। दिवाकर सबके लिए पानी और चाय नाश्ता लेकर आया। उसने सबको नाश्ता करवाया। रणवीर जी ने कहा, राजवीर जी चिंतित ना हो, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। कैसे चिंता ना हो रणवीर जी, कल मेरी बेटी की शादी होनी थी और आज उसका रिश्ता टूट गया है। अब मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। आप चिंता ना करें राजवीर जी, कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। आप शुक्र मनाइए कि कम से कम आपने उन दहेज लोभी लोगों से तो अपनी बेटी को बचा लिया, वरना जो लोग आज आपकी बेटी से ज़्यादा दहेज को तवज्जो दे रहे हैं, कल क्या वे आपकी बेटी को तवज्जो देते। अब तो इसका एक ही हल है रणवीर जी, इसी गांव के किसी लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी कर दी जाए, क्योंकि यह मेरे साथ साथ इस गांव की इज्जत का भी सवाल है। अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊँगा तो मैं अपने साथ इस गांव की इज्जत को भी लेके जाऊँगा, क्योंकि तब यह गांव एक ऐसे गांव के रूप में जाना जाएगा जिसने एक बेटी के सपनों को केवल दहेज के लिए तोड़ दिया। इस गांव में दहेज लोभी लोग रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए राजवीर जी। भरतवीर ने जो भी किया सो किया, लेकिन हम भी इसी गांव से हैं और इस गांव की इज्जत हमारी इज्जत है। इस गांव के नाम पर कभी कोई बदनामी नहीं आएगी। आपकी बेटी की शादी कल ही होगी और इसी गांव से होगी। हमारे यहाँ लड़कों की कमी नहीं है, आप थोड़ा सब्र रखिए राजवीर जी। रणवीर ने उन्हें समझाते हुए कहा। इतने में ही दिवाकर ने आकर कहा, राजवीर जी, आपकी गाड़ी लेकर जो ड्राइवर आया था वह पूछ रहा है कि आप लोग वापस कब चल रहे हैं। राजवीर जी ने दिवाकर को बड़े ध्यान से देखा और फिर रणवीर से कहा, रणवीर जी, अब आप ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी बेटी की खुशियां लौटा सकते हैं और मेरी इज्जत भी बनी रहेगी। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं दिवाकर से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। रणवीर जी ने कुछ चौंक कर कहा, लेकिन दिवाकर तो अभी पढ़ाई कर रहा है राजवीर जी, और अभी तो उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। मैंने अभी अपनी छोटी बेटी की शादी की है और अभी इतनी जल्दी अपने बेटे की शादी में कैसे, बिना नौकरी के मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकता हूँ। माना कि हमारी अच्छी खासी ज़मीन है, खेती बाड़ी भी अच्छी होती है, लेकिन गृहस्थी के लिए रुपयों की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना राजवीर जी। ऐसा ना कहें रणवीर जी, मुझे दिवाकर पसंद है, नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल लग ही जाएगी। आपका बेटा अगर मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी पक्का लग जाएगी। लेकिन यदि मेरी बेटी की शादी ना हुई तो उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मेरी इज्जत अब आप ही बचा सकते हैं। रणवीर सिंह, ठीक है राजवीर जी, यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार अपने बेटे दिवाकर से भी पूछ लेता हूँ। दिवाकर, तुम्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा। इस तरह अचानक तुम्हारी शादी की बात होने से परेशान तो नहीं हो ना बेटा। तुम पर कोई दबाव नहीं है अगर तुम ये शादी ना करना चाहो तो। लेकिन अगर तुम इस शादी के लिए रजामंदी देते हो
तो मेरे साथ साथ राजवीर जी का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यदि आपको कोई एतराज़ नहीं है पापा, तो फिर मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, यह सच है कि यह शादी बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं राजवीर जी की बेटी को खुश रख पाऊँ। दिवाकर एक 22 वर्षीय नवयुवक था जिसने अभी हाल में ही दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था और जल्दी उसकी परीक्षा का परिणाम भी आने वाला था। दिवाकर दिखने में एक थोड़ा सांवला सा और तीखे नक्श वाला लड़का था जो बहुत ही आकर्षक लगता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह उसकी शादी की बात होगी और अगले ही दिन उसकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है राजवीर जी, आप अपने घर और निशा और उसकी माताजी को और अपने रिश्तेदारों को यह बात बता दीजिए कि उनका रिश्ता हमारे बेटे दिवाकर से आपने तय कर दिया है। मैं भी आज ही अपने सारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर देता हूँ कि कल उन्हें बारात लेकर आपके यहाँ जाना है। दिवाकर की माँ भी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उन्हें शाम तक यहाँ बुलवा लूँगा और कल ही हम लोग आपके यहाँ पर बारात लेकर आएंगे। यह सुनकर राजवीर जी को राहत की सांस आई और उन्होंने रणवीर के हाथों को पकड़कर सर झुकाते हुए कहा, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा रणवीर सिंह जी। आपकी वजह से आज मेरी इज्जत और मेरी पगड़ी मेरे सिर पर रहेगी। ऐसी बातें मत बोलिए राजवीर जी, एक बेटी के पिता की इज्जत क्या होती है यह मैं भी जानता हूँ। मैं भी खुद दो बेटियों का बाप हूँ और अपने दोनों बच्चों की शादी के समय मेरे मन में भी तरह तरह की बातें सोचकर इसी तरह घबराता था। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए और कर बारात के आगमन की तैयारी कीजिए। यह कहकर दोनों ने एक दूसरे के हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और फिर राजवीर सिंह जी अपने घर चले गए। रणवीर सिंह जी ने दिवाकर से कहा, जाओ माँ के पास फ़ोन करो और उनसे कहो कि पिताजी ने आज और अभी इसी वक्त यहाँ बुलाया है। दिवाकर की माँ का घर उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर था, जहाँ वह अपने भाई के पास गई हुई थी। पिता का आदेश मिलते ही दिवाकर उन्हें लेने के लिए अपने मामा जी के यहाँ चला गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन्हें लेकर अपने घर भी आ गया। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वह बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए क्या क्या सोच रखा था और आप अचानक से मेरे बेटे की शादी करने को कह रहे हैं। लेकिन फिर रणवीर सिंह जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हमारे अनुमानों से ज़्यादा एक बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। हमारी भी दो बेटियां हैं, अगर उनमें से किसी के भी साथ ऐसा हो जाता तो हम क्या मुंह लेकर इस दुनिया में रहते। रणवीर जी के समझाने पर दया देवी जी ने कहा, ठीक है आप जैसा कहते हैं मुझे वैसा स्वीकार है। यदि आपको लगता है कि दिवाकर के लिए यह रिश्ता सही है तो मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसा ठीक समझे, रणवीर जी ने कहा। धन्यवाद दिया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी मेरा साथ देकर तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी सच्ची धर्म पत्नी हो। ठीक है, अब कल बेटे की शादी का प्रबंध करो और आने वाली बहू के स्वागत की तैयारी करो। आईने के सामने एक 21 वर्षीय युवती खड़ी थी। उसकी शादी का जोड़ा उसके पास ही बिस्तर पर पड़ा था और वह उसका दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए खड़ी थी, खुद को आईने में निहार रही थी। सादे सूट सलवार पर भी वह लाल रंग का दुपट्टा ओढ़कर किसी परी की तरह लग रही थी। तभी पीछे से उसकी मां ने आकर आवाज़ दी, निशा बेटी चलो खाना खा लो, फिर मेहंदी वाली आएगी और तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाएगी, तब तक तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे। उसकी माँ सुधा ने कहा, ओहो मम्मी, एक बार पापा को आ जाने दो ना, उनके साथ ही खाना भी खा लेंगे। और मेहंदी वाली तो 8 बजे आएगी ना, अभी तो 7 ही बजे हैं। तब तक पापा भी आ जाएंगे और हम साथ खाना खा लेंगे। कम से कम आज तो पापा के साथ खाना खा लूँ, कल तो मेरी विदाई हो जाएगी, फिर पता नहीं यह मौका मुझे कब मिलेगा। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। निशा ने खुश होकर कहा, चलो पापा भी आ गए, पूछते हैं कि वहाँ पर आज क्या क्या हुआ, पता तो चले उनके होने वाले दामाद के घर आखिर उनका स्वागत किस तरह हुआ। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजवीर जी जब लौटे तो थोड़े परेशान भी थे। आखिर वह निशा को कैसे बताएं कि जिस जगह उन्होंने उसका रिश्ता किया था वह रिश्ता टूट गया है और अब उन्होंने उसके लिए किसी और को पसंद कर लिया है। 3 महीने पहले जब निशा का रिश्ता तय हुआ था, तभी से निशा अपने होने वाले पति विनय के बारे में सोचकर उसके लिए अपने मन में एक अलग ही छवि बना ली थी। लेकिन आज जब यह रिश्ता टूटा है तो राजवीर जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह निशा को समझाएं कि अब उसे विनय को भूलकर दिवाकर के लिए अपने मन में जगह बनानी होगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, निशा को लेकर नीचे वाले कमरे में आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुम सबसे। निशा की माँ निशा और उसकी छोटी बहन छवि को लेकर नीचे कमरे में आ गई और उसने अपने पिताजी को देखा तो वह बेहद ही गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, निशा की माँ,
निशा की शादी अब वहाँ नहीं होगी। उसके दहेज लोभी परिवार ने मेरा इतना अपमान किया और यह रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि बाइक देने की अभी मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उन्होंने बुलेट बाइक ना देने पर हमसे रिश्ता तोड़ दिया। निशा यह सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई। अचानक उसके मुंह से निकला, क्या? विनय ने एक बार भी अपने परिवार को नहीं समझाया। उसके पिताजी ने निशा की तरफ देखकर बताया, जब उसके पिता ने मुझसे रिश्ता तोड़ा तो वह वहीं था, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। निशा की मां ने रोते हुए कहा, तो क्या अब मेरी बेटी की कल शादी नहीं होगी? इस पर निशा के पिता ने कहा, निशा की माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। विनय से निशा का रिश्ता टूट गया है, लेकिन मैंने विनय से भी अच्छे लड़के से निशा का रिश्ता तय कर दिया है और वह लोग कल बारात लेकर हमारे घर पर आएंगे। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है और सबसे अच्छी बात है, दहेज से भी कोई मतलब नहीं है। दिवाकर एक बहुत अच्छा लड़का है। दिवाकर का नाम सुनकर निशा ने चौंक कर अपने पिता को देखा। सारी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, तो क्या आपको लगता है कि दिवाकर दिवाकर एक बहुत अच्छा लड़का है? निशा के पिता ने कहा। जब मैं वहां से बेसुध होकर निकल रहा था तो केवल रणवीर सिंह ही थे जो मुझे बहुत सम्मान से अपने घर पर ले गए और बहुत अच्छे से मेरा आदर सत्कार किया। उन्होंने मुझे मुसीबत में संभाला। बहुत टूट चुका था मैं, और फिर मैंने भी दिवाकर को देखा। दिवाकर भी बहुत अच्छा लड़का है, देखने में भी और मन से। उसने मेरी परेशानी पहचान कर तुरंत ही इस रिश्ते को हाँ कर दी और उसने मुझसे वादा किया कि वह मेरी निशा को हमेशा ख्याल रखेगा। सारी बात कहकर राजवीर सिंह ने निशा की ओर देखते हुए कहा, अब तुम ही बताओ निशा बेटी, क्या तुम्हें यह रिश्ता स्वीकार है? यदि विनय इस तरह का है पिताजी, तो फिर मैं दिवाकर से ही शादी करने को तैयार हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का अपमान होते हुए देखने पर भी एक बार भी अपने पिता को नहीं रोका, उससे तो अच्छा है कि मैं दिवाकर से ही शादी कर लूँ। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। राजवीर जी ने खुश होकर कहा, निशा, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी बेटी। मुझे विश्वास है कि मुझे अपने इस निर्णय पर कभी भी पछतावा नहीं होगा। मुझे तुम पर और दिवाकर पर पूरा भरोसा है। माना कि मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ सब आसान होता चला जाएगा बेटी। निशा ने कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मुझे आपके इस निर्णय पर विश्वास है। आपने कुछ सोचा है तो वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तभी निशा की दोस्त दिशा ने आकर कहा, मेहंदी वाली आ गई है, जल्दी से मेहंदी भी लगवा लो। निशा बैठी हुई मेहंदी लगवा रही थी। वह आज के बारे में सोच रही थी कि उसने सोचा था कि आज विनय का नाम उसकी हथेली पर लिखा जाएगा, लेकिन एक पल में सब कुछ कितना बदल गया। तभी मेहंदी वाली ने उसे सोचते हुए देखकर पूछा, अच्छा ये तो बताओ, होने वाले जीजा जी का क्या नाम है? निशा ने मुस्कुराकर कहा, दिवाकर। अगली सुबह निशा की आंखें खुली। उसने अपनी हथेलियों को देखा जिन पर मेहंदी का रंग खूब निखर कर आया था। मेहंदी के डिजाइन में बने दिल में दिवाकर का नाम देखकर वह हल्के से मुस्कुरा दी। उसके मन में दिवाकर के लिए एक सम्मान की भावना बन गई थी। शादी के घर में बहुत चहल पहल थी। गीत संगीत और नाच गाना हो रहा था। निशा भी अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर चली गई तैयार होने के लिए। आखिर आज उसे सबसे सुंदर जो दिखना था। वहीं रणवीर जी के घर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। सभी को जल्दबाजी मची हुई थी। इतनी जल्दी और अचानक बारात में जाने के लिए सभी तैयार हो रहे थे। दिवाकर की दोनों बहनें भी आ चुकी थी। वह दोनों भी अचानक अपने भाई की शादी की बात सुनकर बहुत चौंकी, लेकिन फिर अपनी माँ और पिताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने भी अपने माता पिता का साथ दिया। जल्दबाजी में ही उन्हें अपने ससुराल से लाया गया था। वह लोग भी आनन फानन में अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करके अपने मायके आ गई थी और आज अपने इकलौते भाई की शादी की तैयारी में अपनी माँ का हाथ बटाने और बारात में जाने के लिए तैयार हो गई थी। कहीं ना कहीं दोनों बहनों के मन में था कि पता नहीं उनकी होने वाली भाभी कैसी होगी, कैसी दिखती होगी और क्या उनके माता पिता का ख्याल रख पाएगी। अभी रणवीर जी ने आकर कहा, अंजना, रचना से कहो बेटा जल्दी तैयार हो जाए। हम लोगों को बस अभी निकलना है। जल्दी जल्दी घुड़चढ़ी हो जाएगी, उतनी ही जल्दी बारात भी रामगढ़ जाने के लिए निकल जाएगी। बस बस पिताजी, बस अभी चल रहे हैं। सारा काम, सारी तैयारी हो चुकी है। दिवाकर भी तो तैयार हो गया है। मैं बस उसे बुला कर लाती हूँ कि घुड़चली के लिए नीचे आ जाए। अंजना ऊपर वाले कमरे में दिवाकर को लेने गई थी। अपने भाई को देखते ही उसने कहा, मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है। भगवान तुझे हर बुरी नज़र से बचाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कितनी जल्दी मैं अपने भाई को दूल्हा बने देखूंगी।
चलो जैसी भगवान की इच्छा। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगी कि तुम और निशा अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूँ दीदी, आपकी और रचना की कितनी इच्छा थी अपनी पसंद से अपनी भाभी को लाने की, लेकिन मैं क्या करूँ, पिताजी और राजवीर जी ने अचानक से मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा और परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। आखिर वह किसी की जिंदगी का सवाल था। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ और खुश भी हूँ। चलो नीचे चलो, बहुत जल्दी पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। घुड़चढ़ी की तैयारियां हो गई हैं। मेरा भाई घोड़ी पर बैठेगा और जल्दी से ब्याह कर हमारी भाभी को ले आएगा। अंजना ने शरारत से अपने भाई को देखते हुए कहा, ताकि जल्दी से हम लोग बुआ बन जाएं। क्या दीदी, आप भी? इतना सुनकर दिवाकर शर्मा कर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। उधर आज राजवीर सिंह बहुत खुश थे। निशा के घर वाले, रिश्तेदार सभी बारात के आगमन की तैयारियों में लगे हुए थे। जब से सबको असल बात पता चली थी, तभी से सब लोग रणवीर जी और उनके बेटे दिवाकर को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। सभी बड़े खुश थे। निशा पार्लर से वापस आ चुकी थी और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन के लिबास में उसका रूप बहुत ही ज्यादा निखर कर आया था। आज वे स्वर्ग से उतरी अप्सराओं को भी मात दे रही थी। उसका गोरा रंग शादी के लाल जोड़े में आज और भी निखर कर आया था। निशा की सहेली हंसी मजाक करते हुए निशा को चिढ़ा रही थी और निशा भी चुपचाप उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी सहेली ने आकर कहा, डियर निशा, देखो आ गए हमारे होने वाले जीजा जी। बाहर से बारातियों के नाचने गाने और डीजे की आवाज़ आ रही थी। निशा की धड़कन बढ़ चुकी थी। निशा के परिवार वालों ने रणवीर जी, दिवाकर और सभी बारातियों का स्वागत किया। दिवाकर निशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और दूल्हे के टीके की रस्म हो रही थी। निशा की मौसेरी बहन ने दिवाकर की नाक को थोड़ा नीचे की तरफ खींचना चाहा। तभी अंजना ने कहा, ना ना मेरे भाई, अपनी नाक नीची मत करने देना। सभी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। तभी निशा की मौसेरी बहन ने कहा, हम भी नहीं चाहते कि हमारे दामाद जी की नाक कभी नीची हो। यह कहकर उन्होंने उसका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सब लोग घर के अंदर आ गए। घर पर वरमाला के लिए जहाँ स्टेज लगी थी, दिवाकर भी वहां जाकर बैठ गया। बस अब दिवाकर को निशा का इंतजार था। कमरे में बैठी हुई निशा की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। वह मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं दिवाकर कैसे दिखते होंगे। वरवाला का टाइम हो चुका था और दुल्हन बनी निशा सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। निशा बहुत संभाल संभाल कर एक एक कदम रख रही थी। स्टेज पर बैठे दिवाकर की नज़र जैसे ही निशा पर गई, वह इस पल में खोसा गया। उसकी नज़रें निशा पर ही टिक गई। निशा वाकई में किसी परी की तरह लग रही थी। दिवाकर बस उसे एकटक देखता ही रहा। निशा जैसे ही स्टेज के पास आई, दिवाकर ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और निशा संभाल कर कदम रखते हुए स्टेज पर आ गई। निशा और दिवाकर दोनों की धड़कनें एक दूसरे का हाथ पकड़ते ही बहुत तेज हो चली थी। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। दोनों की ही नज़रें इस समय झुकी हुई थी। तभी फोटोग्राफर ने उनसे एक फ़ोटो लेने के लिए कहा। निशा और दिवाकर ने फोटोग्राफर की तरफ देखते हुए एक पोज दिया। उसके पश्चात वरमाला की रस्म हुई। सबसे पहले निशा ने दिवाकर के गले में वरमाला डाली और फिर दिवाकर ने निशा के गले में। लेकिन अभी भी निशा दिवाकर की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी पलकें शर्म की वजह से झुकी हुई थी। तभी फोटोग्राफर ने कहा, सर मैडम एक दूसरे की तरफ देखिए। निशा और दिवाकर ने जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और दोनों ने ही एकदम से अपनी आंखें झुका ली। दोनों ही स्टेज पर जाकर बैठ गए। सभी रिश्तेदारों ने बारी बारी से आशीर्वाद दिया। इधर फेरों की तैयारियां चल रही थी। थोड़ी देर में पंडित जी ने दिवाकर को अपने पास मंडप में बुलाया और फिर फेरों की तैयारियां होने लगी। मंत्रोच्चार होने लगा। फिर उन्होंने निशा को बुलाया। फिर बाकी रस्में हुई। जैसे ही दिवाकर ने निशा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा, तभी पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए और यह शादी संपन्न हुई। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों ने बारी बारी से अपने बुजुर्गों और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू किया। निशा की माँ और उसकी छोटी बहन छवि की रुलाई नहीं रुक पा रही थी। तभी अंजना ने कहा, अभी रुक जाइए मौसी जी, अभी तो विदाई में बहुत टाइम है। तब तक जी भरकर अपनी बेटी से बातें कर लीजिए, फिर तो हम अपनी भाभी को ले जाएंगे अपने साथ। यह कहकर अंजना मुस्कुराने लगी। निशा की माँ के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें इस बात का सुकून हुआ, कम से कम निशा एक अच्छे परिवार में तो जा रही है। उनकी बेटी खुश तो रहेगी। धीरे धीरे विदाई का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। शादी होते होते 5 बज गए थे। निशा अपने कमरे में लौट आई थी और वह बैठे हुए सोच रही थी।
यह घर जिसमें उसने 21 साल बिताए हैं आज उसके लिए पराया हो गए। आज से वह इस घर में आएगी तो सिर्फ एक मेहमान की तरह। यह सोचकर निशा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। छवि ने रोते हुए निशा की गले में बाहें डाल दी और कहा, दीदी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। इतना कहते ही निशा की भी रुलाई छूट गई और उसने कसकर अपनी बहन को अपने गले लगा लिया। निशा की छोटी नंद रचना कमरे में आई और निशा को ऐसे रोते हुए देखकर कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपका जब भी मन होगा आप भैया से कह दीजिएगा, वह आपको यहाँ छोड़ जाया करेंगे। मेरी भी जब शादी हुई थी तब मैं भी आपकी तरह ही दुखी थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में कैसे रहूँगी। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप क्या सोच रही होंगी, लेकिन वह घर भी आपका अपना ही होगा, इसलिए आप रोइए मत, उसने निशा और छवि के आंसू पोंछते हुए कहा। दोनों बहनें अगर इसी तरह रोती रही तो रामगढ़ में बाढ़ आ जाएगी। और खिलखिलाकर हंसती यह देखकर दोनों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा को यह देखकर तसल्ली हुई कि उसकी छोटी नंद उसकी बहन छवि की तरह ही हंसी मजाक करती है। निशा रोते हुए अपनी माँ और बहनों के गले लग रही थी। उसके पिताजी भी गले लगते हुए रो पड़े। उसने कहा, पिताजी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। निशा के पिता उसे संभालते हुए कार तक लेकर गए और दिवाकर से कहा, दिवाकर मैं तुम्हें अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रहा हूँ बेटा, इसका हमेशा ख्याल रखना। और उन्होंने हाथ जोड़कर रणवीर जी से कहा, रणवीर जी मेरी बेटी अभी बहुत नादान है, इसलिए इससे कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। रणवीर जी ने कहा, राजवीर जी आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है, निशा आज से हमारी भी बेटी बनकर रहेगी और यह मेरा वादा है आपसे। राजवीर जी और रणवीर सिंह ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और फिर रणवीर जी गाड़ी में जाकर बैठ गए। निशा को दिवाकर के बगल में बैठाया और अंजना कार में आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। दिवाकर ने देखा निशा को रोते हुए अभी भी कपकपी सी हो रही थी। शायद यह घबराहट की वजह से था। घर काफ़ी पीछे छूट चुका था, लेकिन निशा की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरे का मेकअप भी खराब सा हो गया था। दिवाकर जो अभी तक चुपचाप बैठा था उसने निशा की तरफ रुमाल बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए आंसू पोंछ लीजिए। उसने ऐसा धीरे से कहा क्योंकि वह जानता था कि आगे अंजना बैठी हुई है, पर अंजना को उसकी धीरे से कही हुई बात भी सुनाई दे रही थी और अंजना बस चुपचाप मुस्कुरा दी। जैसे जैसे निशा का ससुराल नज़दीक आ रहा था निशा की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी थी। पता नहीं उसकी आगे वाली ज़िंदगी कैसी होगी। निशा और दिवाकर अपनी गाड़ी से उतर चुके थे। घर की दहलीज पर निशा की सास और पड़ोस की कुछ औरतें निशा के स्वागत के लिए खड़ी थी। घूंघट ओढ़े निशा ने चौखट पर कदम रखा। उसकी सास ने उसकी और दिवाकर की आरती उतारी और फिर बाकी की रस्में हुई। रस्में पूरी होने पर दिवाकर और निशा घर के अंदर आ गए, क्योंकि अब दिवाकर के लिए कोई रस्म नहीं बची थी। बाकी रस्में कल अगले दिन होनी थी, इसलिए दिवाकर अपने कमरे में चला गया। निशा को उसकी सास सुधा और उनके आस पड़ोस की बाकी औरतों ने अपने पास बैठा लिया। ग्रामीण परंपरा के अनुसार दुल्हन के घराने पर जो संगीत का कार्यक्रम किया जाता है वह चल रहा था और गांव की औरतें इकट्ठा होकर निशा के आसपास बैठी हुई थी। सब अपनी कसौटी पर निशा को परख रही थी। कुछ औरतें ने तो वहीं मौके पर चौका मारते हुए उसी समय निशा की मुंह दिखाई भी कर ली। उनमें से एक जमुना काकी ने कहा, तेरे तो भाग खुल गए, परी जैसी बहू पाई है तूने सुधा। सुधा ने भी मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अचानक हुई इस शादी से सुधा के मन में भी बहुत उलझन थी, लेकिन निशा को देखकर सुधा को भी दिवाकर की किस्मत पर नाज हो रहा था, क्योंकि निशा थी भी तो बहुत खूबसूरत। तभी गांव की कुछ औरतों ने कहा, बहू सुंदर है, बस अब बहू की आवाज़ भी सुन लें। क्यों निशा बेटी, कोई भजन तो आता होगा ना, वही सुना दो, कोई भगवान का भजन। सबके कहने पर निशा ने शर्माते हुए एक प्यारा सा भजन गाया और बाकी की औरतें भी उसका साथ देने लगी। भजन सुनकर औरतों ने कहा, खूबसूरत होने के साथ साथ बहू की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तेरे छोड़े के तो भाग खुल गए। सुधा ने कहा, अंजना बेटी अब सारी रस्म हो गई है और गीत संगीत भी हो गया है, बेटी को उसके कमरे में पहुंचा दो, सुबह से थकी होगी, वह भी थोड़ा आराम कर लेगी। उसे लेकर अंजना कमरे में आई। कमरे में निशा को आते देखकर दिवाकर कमरे से बाहर चला गया और जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ गया। उसके पिताजी वहां आए जो कल होने वाले रिसेप्शन की तैयारी कर रहे थे। यह रिसेप्शन इसलिए रखा गया था क्योंकि रणवीर जी के बहुत से रिश्तेदार अचानक हुई इस शादी में नहीं आ पाए थे और इस रिसेप्शन के कारण
निशा की मुंह दिखाई और उनका खाना पीना भी हो जाता। सारी तैयारी हो गई पिताजी? दिवाकर ने पूछा था। बेटा तुम चिंता ना करो, मैंने और सुधीर ने मिलकर पूरी तैयारी कर ली है। बस तुम जाकर अब आराम करो, आज का दिन बहुत थका देने वाला था। जी पिताजी, इतना कहकर दिवाकर भी सोने के लिए चल दिया। घर के बाकी सभी लोग भी सोने जा चुके थे क्योंकि कल उन्हें रिसेप्शन के लिए तैयार जो होना था। निशा बेड पर बैठी थी और अंजना ने उसके कपड़े निकालकर उसे दिए थे। उसको कहा था कि वह चेंज कर ले, लेकिन निशा अभी तक ऐसे ही बैठी थी। वह बस कमरे की दीवार को घूर रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तभी दिवाकर कमरे में आया। निशा सिमट कर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। दिवाकर कमरे में आ गया और आकर अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दिवाकर वापस लौटा। उसने देखा निशा अभी भी ऐसे ही बैठी हुई है। उसने निशा से कहा, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हो? आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए, इतने भारी भरकम कपड़ों में परेशानी हो रही होगी। निशा चुपचाप अपने कमरे उठाकर बाथरूम की ओर चल दी। जब वह नहा धोकर कपड़े बदलकर वापस आई तो उसने देखा दिवाकर बेड की एक साइड पर सो चुका था। निशा बेड के किनारे खड़ी थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। तभी दिवाकर ने आंखें बंद किए हुए धीरे से कहा, आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए, मैं इस तरफ सो रहा हूँ, आप उस तरफ सो जाइए। निशा ने उससे पूछा, क्या आप इस शादी से खुश हैं? दिवाकर ने कहा, इसमें दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए अभी हम दोनों को भी वक्त चाहिए। तभी हम दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत सच्चे मन से कर पाएंगे। अब आप आराम कर लीजिए क्योंकि कल रिसेप्शन है और फिर कल का दिन भी आज ही की तरह निकल जाएगा। वैसे भी मैंने देखा था आपकी पलकें बहुत भारी हो रही थी। थकान के मारे यह कहकर दिवाकर आंखें बंद कर मुस्कुरा दिया। निशा भी मुस्कुराते हुए बिस्तर के एक तरफ जाकर लेट गई और लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर में दोनों नींद के आगोश में जा चुके थे। अगली सुबह जब लोग रिसेप्शन की तैयारियों में लगे हुए थे, रिसेप्शन शाम को था लेकिन घर में चहल पहल थी। निशा और दिवाकर दोनों उठ चुके थे। निशा तो बहुत जल्दी सुबह ही उठ चुकी थी और तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी क्योंकि बहुत सी औरतें उसे देखने के लिए आ रही थी। सब औरतें सुधा को भाग्यवान बता रही थी। सुधा भी मुस्कुराती हुई अपने काम में लगी हुई थी। कुछ देर बाद सुधा निशा के पास अपनी साड़ी लेकर गई और उसे देते हुए कहा, यह साड़ी मैंने अपनी शादी में पहनी थी। निशा बेटी, मैं चाहती थी कि मेरी बहू भी इस साड़ी को पहने। आज तुम्हारा रिसेप्शन है। यह साड़ी भले ही थोड़ी पुरानी हो लेकिन इसमें मेरी भावनाएं छिपी हुई हैं। बहुत प्यार से और बहुत ही आशीर्वाद से मैंने सिर्फ इसे अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ था। निशा ने साड़ी लेते हुए कहा, मम्मी जी, आज मैं यही साड़ी पहनूंगी। सुधा ने खुश होकर उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। समारोह गांव के ही एक बड़े से मैदान में रखा गया था। शाम होते हुए सारे रिश्तेदार आ चुके थे और सभी समारोह में पहुंच चुके थे। निशा और दिवाकर भी पहुंच चुके थे। स्टेज लगी हुई थी। निशा दिवाकर दोनों उस पर बैठे थे। सभी रिश्तेदार दोनों को आशीर्वाद दे देकर जा रहे थे। निशा की मुंह दिखाई और आशीर्वाद प्रतिभोज दोनों ही हो रहा था। निशा ने अपनी सास की दी हुई साड़ी पहन रखी थी जिसमें निशा और भी खूबसूरत लग रही थी। दिवाकर तो मंत्रमुग्ध सा उसे देखता ही रह गया। दिवाकर भी आज बहुत सुंदर लग रहा था। सभी रिश्तेदारों ने निशा और दिवाकर की जोड़ी को सराहा। उधर नवीन के परिवार वाले भी इस समारोह में आए हुए थे। निशा और नवीन का रिश्ता टूटने के बावजूद भी रणवीर जी नहीं चाहते थे कि गांव में रहते हुए उनकी दुश्मनी किसी से हो, इसलिए उन्होंने नवीन के परिवार को भी आमंत्रित किया था। नवीन के परिवार वाले भी इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन लोक लिहाज के चलते हुए नवीन के चाचा और चाची और उनकी बेटी आई हुई थी। नवीन के माता पिता और नवीन नहीं आया हुआ था। जब नवीन के चाचा चाची जी ने निशा को देखा तो उन्होंने सोचा, नवीन के पिताजी ने चाहते तो निशा आज हमारे घर की बहू होती। ऊपर से गांव की औरतों की बातें भी उन्हें अंदर ही अंदर सुलगा रही थी। कुछ औरतें मुंह छुपाकर बातें करते हुए हंस रही थी और कह रही थी, ये देखो, ये दहेज लोभी के परिवार वाले भी आए हुए हैं। इन लोगों ने अपनी किस्मत खुद ही फोड़ दी। अगर लालच ना किया होता तो निशा जैसी चांद सी बहू आज इनके घर की बहू होती। खैर, समारोह संपन्न हुआ और सभी लोग घर वापस आ गए। निशा और दिवाकर भी थक चुके थे। वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन निशा और दिवाकर निशा के घर पर पग फेरे की रस्म के लिए चले गए। अंजना और सुधीर भी जा चुके थे। घर पर बस रचना और उसका पति ही थे। वह लोग परसों जाने वाले थे। दिवाकर और निशा के घर पहुंचे। दिवाकर का बहुत सम्मान हुआ। आखिर उनके घर का जमाई जो आया हुआ था। निशा की बहन ने अपने जीजा जी के साथ मजाक करते हुए मिट्टी की मिठाइयाँ बनाकर उन पर सफ़ेद कलर किया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब निशा के पिताजी थोड़ा काम से गए
तो निशा की बहन वहां पहुंची। उन्होंने मजाक करते हुए दिवाकर से कहा, ये लीजिए जीजा जी, मिठाई खाइए, साली साहिबा ने बहुत प्यार से बनाई है, आपकी साली। दिवाकर ने मिठाइयाँ देखी। उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ कि मिठाइयाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, क्योंकि उसके ऊपर काजू बादाम लगाकर बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। दिवाकर ने हंसते हुए प्लेट से मिठाई उठाकर कहा, अच्छा साली साहिबा, आपने बनाई है तो हम ज़रूर खाएंगे। जैसे ही उसने मिठाई मुंह में डाली, उसके मुंह में मिट्टी घुल गई। दिवाकर ने तुरंत ही उसे थूक दिया। छाया हंसते हुए बोली, जीजा जी, साली साहिबा के हाथ की मिठाइयाँ कैसी लगी? दिवाकर ने कहा, साली साहिबा जी, एक ना एक दिन इस चीज़ का बदला हम आपसे ज़रूर लेंगे। छाया ने डरते हुए कहा, क्या जीजा जी, आप तो बुरा मान गए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तो दिवाकर ने भी हंसते हुए कहा, तो हमने कब कहा कि हम सीरियस हैं? और यह कहकर सारे लोग वहाँ पर हंसने लगे। निशा की माँ और बहन भी निशा और दिवाकर को हंसते हुए देखकर बहुत खुश थी। निशा की माँ को तसल्ली थी कि उन्हें दिवाकर जैसा जमाई मिला है, जो उनकी बेटी का इतना ख्याल रख रहा है। शाम को निशा और दिवाकर घर लौट आए। खाना रचना और सुधा जी बना चुकी थी, इसलिए वह दोनों खाना खाकर जल्दी सो गए। निशा की सास ने उससे कहा, निशा बेटा, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। कल चूल्हा पूजन के बाद तुम्हें खाना बनाना है। निशा ने धीरे से कहा, जी मम्मी जी। आज निशा की पहली रसोई थी। निशा सुबह से ही तैयार होकर नहा धोकर पूजा करके अपनी रसोई में तैयारी में लगी हुई थी। निशा की सास ने कहा भी था कि बाकी खाना हम बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम खीर बना लेना, क्योंकि आज पहली रसोई के दिन कुछ मीठा ज़रूर बनता है। और तुम मीठे में खीर बना लेना, दिवाकर को भी खीर बहुत पसंद है। निशा अपने काम में लगी हुई थी। उसने बड़े प्यार और मेहनत से सारा खाना बनाया। सब लोग खाना खाने बैठ चुके थे। निशा की सास और रचना दोनों खाना लगा रही थी। निशा भी उनकी मदद कर रही थी। खाना खाते हुए सबने निशा की तारीफ की। निशा की सास ने दिवाकर से पूछा, दिवाकर बेटे, आपको खाना कैसे लगा? दिवाकर ने कहा, माँ, खाना बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। शायद किसी ने बहुत प्यार से बनाया है, और खीर तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। मुझे बहुत अच्छी लगी। यह कहकर दिवाकर ने निशा की तरफ देखा। निशा और दिवाकर की नज़रें मिली। दिवाकर की नज़रें निशा से मिलते ही निशा ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली और मुस्कुराने लगी। दिवाकर भी हल्के से मुस्कुरा दिया। भले ही उन दोनों के बीच अभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह व्यवहार कर रहे थे। निशा के मन में नवीन की जो छवि बनी थी, अब वह खत्म हो चुकी थी। उसके स्थान पर निशा ने दिवाकर को अपने मन में जगह देनी शुरू कर दी थी। वैसे भी वह दिवाकर के अच्छे व्यवहार और अच्छे व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। वहीं दिवाकर को भी निशा बहुत पसंद आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिवाकर का भी मन अपने माता पिता की मर्जी से शादी करने का था। प्यार का पहला एहसास दोनों के ही जीवन में नहीं आया था। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे से आकर्षित हो चुके थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और वक्त के साथ दिवाकर और निशा के बीच नज़दीकियां भी बढ़ रही थी। अब दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन दोनों को इस बारे में नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन निशा के पास फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। निशा अपने मायके जाकर खुश थी, लेकिन इधर दिवाकर का उसे याद कर करके बुरा हाल था। अपने खाली कमरे को देखकर उसे बार बार निशा की याद सताती। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह भी निशा से प्रेम करने लगा है। निशा को मायके जाकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपने माँ बाप और बहन से मिलने की बहुत खुशी थी, लेकिन साथ ही साथ उसे दिवाकर की और अपने ससुराल की भी याद सता रही थी। निशा और दिवाकर की रोज़ बातें होती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। फिर दिवाकर निशा को उसके घर से ले आया। बातों ही बातों में निशा ने दिवाकर से पूछा, मेरी याद आती थी आपको? दिवाकर ने कहा, बहुत, मैं तुम्हें हर पल याद करता था। निशा, क्या तुम भी मुझे इसी तरह याद करती थी? निशा ने कहा, पता नहीं, पर मुझे वहाँ रहकर भी बस आपकी याद आती थी और आपको ही देखने का मन करता था। अच्छा, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? दिवाकर ने हंसते हुए कहा। निशा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, ऐसा तुम्हें भी आपसे कह सकती हूँ। यह कहकर वे मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कुछ दिन बाद करवा चौथ का दिन था। निशा ने दिवाकर के लिए व्रत रखा था। सारी पूजा विधि विधान से करके निशा ने रात्रि में अपना व्रत पूर्ण किया। दिवाकर को देखकर चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ा। खाना खाकर निशा और दिवाकर अपने कमरे में आए। निशा अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसका ईयर रिंग उससे नहीं खुल रहा था। दिवाकर ने कहा,
चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहकर वह निशा के बिल्कुल करीब आकर उसका ईयर रिंग खोलने लगा। दिवाकर की गर्म सांसें निशा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दिवाकर का निशा को इतने नज़दीक होना निशा के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिवाकर ने जैसे ही जोर से निशा के ईयर रिंग को खींचा, निशा ने एकदम से कहा, आ। दिवाकर ने निशा की ओर देखते हुए कहा, क्या बहुत ज़ोर से दर्द हुआ? निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं। निशा दिवाकर दोनों का चेहरा एक दूसरे के इतने नज़दीक था कि दोनों एक दूसरे की सांसें और धड़कन दोनों ही सुन पा रहे थे। दिवाकर का हाथ निशा की कमर पर था और निशा का हाथ दिवाकर के कंधे पर था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और खो से गए थे। धीरे धीरे दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल गए। दोनों ही जैसे अपना होश खो चुके थे। कुछ देर में कमरे में बस गर्म सांसों की आवाज़ें आ रही थी। कमरे में अंधेरा था। उस अंधेरे में बस निशा और दिवाकर की सांसों की आवाज़ ही आ रही थी। आखिर आज दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। अगली सुबह निशा सोकर उठी। उसने अपनी गर्दन के आसपास देखा, जहाँ कुछ लाल निशान हो गए थे। निशा उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और फिर तैयार होकर अपने घर के कामकाज में लग गई। दिवाकर भी नहा धोकर अपने पिताजी के साथ किसी काम से बाहर चला गया। जब दिवाकर शाम को वापस लौटा तो उसने देखा निशा कमरे में खड़ी हुई थी। वह मोबाइल हाथ में लिए कुछ सोच रही थी। जैसे ही दिवाकर उसके पास आया, निशा ने एकदम से कहा, मुझे आपको कुछ बताना था। दिवाकर ने कहा, बताओ क्या हुआ मेरी जान, इतनी घबराई हुई क्यों हो? निशा ने कहा, बात ही ऐसी है, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे कहूँ। निशा कहती है, हमारे विवाह से 2 वर्ष पहले मैंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा था और उसका पेपर दिया था। तब उसका रिजल्ट किसी कारणों की वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन अब उसका रिजल्ट क्लियर हो गया है और उसमें मेरा भी नाम है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे वह नौकरी कर सकती हूँ। पता नहीं माँ बाबूजी मानेंगे या नहीं, आप ही मना कर दें। दिवाकर ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो मेरी तरफ से तुम्हें किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन मैं अपने माँ बाबूजी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। एक बार तुम उनसे भी बात कर लो, तुम्हें उनके विचार भी जान लेने चाहिए। रही जहाँ तक मेरी बात, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फिजिकल और मेडिकल दोनों टेस्ट पास कर लो, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी नौकरी करे, क्योंकि मेरा खुद भी सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का। मेरा रिजल्ट भी बस कुछ हफ्तों में जारी हो जाएगा। क्या पता हम दोनों ही अपने ट्रेनिंग पर साथ जाएं। दिवाकर ने हंसते हुए कहा। निशा तो दिवाकर को देखती ही रह गई। उसने मन में सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला जो उसके हर कदम पर उसके साथ है। बस एक बार माँ बाबूजी से भी बात कर लूँ। अगर उन्हें स्वीकार हुआ कि उनके घर की बहू नौकरी कर ले तो सब अच्छा हो जाएगा और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। उसने सोचा शाम को खाने के वक्त वह सबसे इस बारे में बात करेगी। शाम को सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। निशा अपनी सास की मदद करते हुए सबको खाना परोस रही थी। तभी खाना परोसते हुए निशा ने अपने परिवार से कहा, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। सबने उसकी ओर देखा और उससे पूछा, हाँ हाँ बेटी बोलो क्या बात है? निशा की सास ने कहा, माँ वो मैं। निशा के ससुर ने कहा, इतना मत घबराओ बेटा, अब तो हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, खुलकर कहो क्या कहना चाहती हो। निशा ने कहा, पिताजी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उससे 2 साल पहले मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिजल्ट कल आया है और उसमें मैं भी अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। अब मेरा बस फिजिकल और मेडिकल रह गया है। क्या मैं वह दोनों टेस्ट दे सकती हूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो? यह सुनते ही रणवीर सिंह जी का हाथ थाली की ओर जाता जाता रुक गया। उन्होंने दिवाकर की ओर देखते हुए कहा, दिवाकर तुम इस बारे में क्या कहते हो? दिवाकर ने कहा, पिताजी मैं निशा का साथ हमेशा दूंगा, लेकिन मैं और निशा आप दोनों का भी बहुत सम्मान करते हैं। निशा ने कहा, यदि आप चाहें, आप कहेंगे तो मैं नौकरी करूंगी, नहीं तो नहीं। तब उसके ससुर ने कहा, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, लेकिन बेटा हम दोनों की खुशियाँ भी तो तुम दोनों से ही जुड़ी हैं। यदि तुम दोनों ही अपना जीवन संवारने के लिए नौकरी करना चाहते हो तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी अब गांव समाज बदल रहा है। अब यहाँ की बेटियाँ आगे बढ़कर पुलिस में जा सकती हैं तो हमारी बहू क्यों नहीं? निशा ने यह सुनते ही अपने ससुर की ओर देखा। उसे तो अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक पल को तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो उसकी सास ने कहा कि बेटी मैं भी तुम्हारे ससुर के फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। निशा की आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे आप जैसा परिवार मिला और आप जैसे सास ससुर मिले जो अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर की बहू का भी इतना ध्यान रखते हैं। निशा की सास ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा,
बेटा, आजकल के बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम भी अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन है तो तुम दोनों ही बेहतर फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों को अपने जीवन में क्या करना है। हम दोनों का तो फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की सफलता में हमेशा उनका साथ दें। निशा ये सुनकर मुस्कुरा दी। सब लोगों ने खाना खाया और सब लोग सोने के लिए चले गए। 15 दिन बाद दिवाकर का भी रिजल्ट आ गया था और उसके भी अच्छे नंबर आए थे और मेरिट में भी उसका नाम था। निशा और दिवाकर दोनों ही खुश थे क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। 2-4 महीने बाद निशा और दिवाकर दोनों अपने बैग में सामान पैक कर रहे थे। दोनों को ही अपने ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना था। निशा की सास और ससुर दोनों की पैकिंग में मदद कर रहे थे। दोनों ही बहुत खुश थे और उनके माता पिता भी, निशा की नंदे भी उनसे मिलने आए हुए थे और वे भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया और निशा और दिवाकर दोनों ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन दोनों की ड्यूटी अलग अलग थी। निशा की ड्यूटी शाम की थी और दिवाकर की सुबह की। कई बार दोनों की ड्यूटी बदल जाती थी, कई बार दोनों एक दूसरे के साथ कम समय बिता पाते। ऐसे में निशा ने अपने सास ससुर को भी अपने साथ ही बुला लिया। वैसे भी वह दोनों बुजुर्ग हो चुके थे और उनको भी अपने बच्चों के साथ रहना था, इसलिए वह लोग भी दिल्ली आ गए। कुछ समय बाद निशा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द उनके जीवन में एक नई खुशियां आने वाली हैं। इसलिए निशा की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए तो उसने मैटरनिटी लीव ले ली। 3 महीने बाद उसको एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ। रणवीर जी और सुधा जी बहुत खुश थे। फिर 6 महीने बाद उसने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली। घर पर उसके सास ससुर उसके बच्चे की देखभाल करते। निशा और दिवाकर की मेहनत का ही नतीजा था कि इन्होंने दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपना एक खुद का घर भी ले लिया और एक कार भी। रणवीर सिंह जी ने भी अपनी कुछ ज़मीन बेच दी थी तो उन्होंने भी निशा और दिवाकर की इस सब में मदद की। आज निशा और दिवाकर के पास सब कुछ था, वह भी अपनी मेहनत के दम पर। वहीं नवीन का विवाह अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि जब से उसने दहेज के लिए निशा के घर से रिश्ता तोड़ा था तब से उसकी छवि दहेज लोभी व्यक्ति के रूप में बन गई थी। इसलिए कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहता था। इस बात का पछतावा उसे भी था और वह अपना गुस्सा अपने परिवार पर निकालने लगा था और रोज़ाना ही उनके घर पर लड़ाई झगड़े होने लगे। लेकिन अब करे भी तो क्या करें, जो कर्म उन्होंने किए थे उनका फल भी तो उन्हें पाना था।